नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं बंगाल की सियासत पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। बीजेपी ममता का किला गिराना चाहती है, जिसको लेकर हर रोज बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर बंगाल की पिच पर प्रैक्टिस मैच करते हुए देखे जा सकते हैं। ममता बनर्जी के घर बंगाल में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह तो हर महीने बंगाल का दौरा कर रहे हैं, और वो सिर्फ दौरा नहीं कर रहे हैं बल्कि हर बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे ममता दीदी नाराज हो जाती हैं। बात नाराज की आ गई है तो आपको हम नाराजगी की एक बात बता दें। आपको याद होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर जब पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल गए थे तो उन एक ही मंच पर ममता बनर्जी और पीएम मोदी भी मौजूद थे। उस दौरान पीएम मोदी जब भाषण देने आए तो जनता जय श्री राम के नारे लगाने लगी। फिर उसके बाद जब बारी ममता बनर्जी के बोलने की आई तो दीदी ने नाराज होते हुए कहा कि ये पब्लिक मीटिंग है, ऐसे नारे यहां नहीं लगाने चाहिए, और जब किसी कार्यक्रम में किसी मेहमान को बुलाया जाता है तो उसकी बेइज्जती नहीं करते। खैर, बंगाल दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। वहां उन्होंने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का लक्ष्य बुआ भतीजा के भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। अमित शाह यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया है कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। चलिए पहले आपको हम अमित शाह का वो भाषण सुनाते हैं जिसमें वो जय श्री राम के नारे पर ममता को घेर रहे हैं। मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो। तो बंगाल में सियासत अगर सबसे ज्यादा किसी पर हो रही है तो वो जय श्री राम के नारे पर हो रही है। इससे लगता है कि बंगाल में बीजेपी राम के सहारे है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में थी। बढ़ते हैं आगे। अमित शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए भेजते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की दी हुई सुविधा बंगाल वासियों को नहीं मिलती है, और ममता बनर्जी बंगाल के किसानों का 6,000 रुपए रोक कर बैठ गई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे बंगाल में। उन्होंने बंगाल के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की। वैसे तो बड़ा लेट हो गया है। देश भर के किसानों को मोदी जी हर साल 6,000 रुपया भेजते हैं, 6,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में। आप बताओ भाई, कोच राजवंशी समाज के लोग और सारे ट्राइबल समाज के लोग, सारे लोग बताओ जरा, आपके अकाउंट में 6,000 रुपया आता है क्या? जोर से बोलो, आता है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे कहां से आएगा? ये ममता दीदी आपका लिस्ट ही नहीं भेजती है, आपका बैंक अकाउंट नहीं भेजती है, मोदी जी कहां से भेजे? अब आप बताओ भाई, आपने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, कुछ बिगाड़ा है ममता दी का? आपने बिगाड़ा है? मगर वो आपके 6,000 रुपया रोक कर बैठ गई। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। पहली ही कैबिनेट में जो आपका 12,000 रुपया चला गया उसके समेत अगले साल का 6,000 रुपया, 18,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम
भारतीय जनता पार्टी। ये गरीब किसानों ने, ममता दीदी आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों उनका पैसा रोक कर बैठ गई हो? क्या आप ऐसा मानती हो कि 6,000 रुपया मिलेगा तो वो मोदी जी की प्रशंसा करेंगे? अरे ममता दीदी, वो तो आपको सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ के मुद्दे पर हटाने वाले हैं। मेरी बात तो सुना आपने, अमित शाह ने बंगाल में किस तरह ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी किसानों का पैसा रोक कर बैठी हैं। दरअसल आज बंगाल में चौथी परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है और उसी में अमित शाह भी शामिल हुए थे। अब आइए आपको बताते हैं कि बंगाल में अमित शाह ने क्या कुछ कहा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा पश्चिम बंगाल में मिशन 2000+ में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज देश के गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे। अपने बंगाल दौरे पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि आज यहां परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में 3 जगह से परिवर्तन यात्रा शुरू की है। आज चौथी परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी का कहना है कि बंगाल ठीक चल रहा है, हमें परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? मैं आज बंगाल की इस प्रचंड जनमानस के बीच ये कहने आया हूं कि ये परिवर्तन यात्रा किसी मुख्यमंत्री को बदलने की परिवर्तन यात्रा नहीं है, किसी नेता को हराकर दूसरे नेता को लाने का नहीं है। ये परिवर्तन यात्रा बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करने की यात्रा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार में रैली में कहा कि परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री, विधायक या मंत्री को बदलने के लिए नहीं है, यह घुसपैठ को रोकने के लिए है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का लक्ष्य बुआ भतीजा के भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया है कि जय श्री राम बोलना मानो गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? उन्होंने कहा कि बंगाल में सरकार बनाने के बाद हम 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और इस क्षेत्र में राजवंशी समुदाय के दिग्गजों को श्रद्धांजलि के रूप में एक राजवंशी सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करेंगे। अमित शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। भाजपा की सरकार मोदी जी के सूत्र सबका साथ सबका विकास को मानकर चलती है। इन सभी समाजों को समाज की संस्कृति, भाषा, संगीत, साहित्य को आगे लेकर जाने वाले लोग हैं। इसलिए धीरे धीरे पूरा भारत मोदी के नेतृत्व में भाजपा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी, ये बंगाल का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपके दंगा प्रमुख गुंडों के सामने मेरी भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख लड़ाई लड़ने वाला है, बूथ का कार्यकर्ता लड़ने वाला है। ममता दीदी, ये लड़ाई आप जीत नहीं सकती, क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, परिवर्तन करके ही रहेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल और ममता जी के विनाश के मॉडल के बीच में चुनना है कि बंगाल क्या चाहता है। शाह ने लोगों से अपील की कि इस चुनाव में बंगाल में ऐसी सरकार बना दीजिए जो नरेंद्र मोदी के साथ रहकर राज्य का विकास करे। एक इंजन मोदी जी का, दूसरा इंजन बंगाल में भाजपा सरकार का। ये डबल इंजन बंगाल को बहुत आगे ले जाएगा। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी। तो देखना अहम होगा कि एक बार फिर ममता की सरकार बनी रहेगी या फिर बीजेपी की परिवर्तन रैली से कुछ आएगी परिवर्तन की बाहर, या फिर टीएमसी और कांग्रेस कुछ कमाल करके दिखाती है। वैसे बीजेपी जिस तरह से बंगाल में अपना पसीना बहा रही है, उससे तो लगता है कि इस बार दीदी के सामने चुनौतियां बहुत होंगी। बढ़ते हैं आगे और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने 1178 ट्विटर हैंडल्स को खालिस्तानी समर्थकों और पाकिस्तान से समर्थित और विदेश से ऑपरेट होने वाले हैंडल्स के तौर पर चिन्हित किया था। विदेशों से किसान के समर्थन में ट्वीट किए जा रहे थे और किसानों को भड़काया भी जा रहा था। सरकार ने ट्विटर से इन ट्विटर हैंडल्स को हटाने को कहा था। आशंका थी कि ये हैंडल्स किसान आंदोलन की आड़ में भारत में सामाजिक और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। सरकार ने कहा कि इन अकाउंट्स में से बहुत से अकाउंट्स ऑटोमेटेड बॉट्स थे जो आंदोलन से जुड़ी भ्रामक और भड़काऊ सामग्री तेजी से फैला रहे हैं।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 4 फरवरी 2021 को ट्विटर के साथ 1178 ट्विटर अकाउंट की लिस्ट माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कंपनी ट्विटर के साथ साझा की थी। इन अकाउंट्स को सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तान समर्थकों, पाकिस्तान से समर्थित और विदेश से ऑपरेट होने वाले हैंडल्स के तौर पर चिन्हित किया था। सरकार ने ट्विटर से इन हैंडल्स को हटाने को कहा था। सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। आशंका थी कि ये हैंडल्स किसान आंदोलन की आड़ में भारत में सामाजिक और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। सरकार ने कहा कि इन अकाउंट्स में से बहुत से अकाउंट्स ऑटोमेटेड बॉट्स थे जो आंदोलन से जुड़ी भ्रामक और भड़काऊ सामग्री तेजी से फैला रहे थे। हालांकि सूत्रों के हवालों से जानकारी है कि ट्विटर ने अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया है। बता दें कि 31 जनवरी 2021 को भी मंत्रालय ने 257 ट्विटर अकाउंट्स का लिंक ट्विटर को भेजा था और उन्हें ब्लॉक करने को कहा था, क्योंकि वो किसानों के नरसंहार को लेकर भड़काऊ ट्वीट कर रहे थे। ट्विटर ने इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन कुछ घंटों बाद इन्हें अनब्लॉक कर दिया गया था। ऐसे में जब ट्विटर ने पिछले आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया, तब सरकार ने उन्हें एक नया आदेश देते हुए इन 1178 अकाउंट्स को हटाने को कहा है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिनों पहले ट्विटर के ग्लोबल सीईओ जैक डॉर्सी ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने वाले कुछ विदेशी सेलिब्रिटीज के ट्वीट को लाइक किया था। ऐसे में इसके ऊपर सरकार के आदेश को न मानने की बात कई सवाल खड़े करती है। इससे उनकी तटस्थता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खास बात है कि ट्विटर सरकार के इस ऑर्डर के खिलाफ भारत के किसी कोर्ट में भी नहीं पहुंचा है। किसी भी कंपनी के पास यह अधिकार होता है कि वो अगर सरकार के किसी आदेश का पालन नहीं कर सकती है तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में चुनौती दाखिल कर सकती है। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज मैं बजट पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ किसानों की बात करूंगा। राहुल ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि शहीद हुए किसानों को सत्ता पक्ष के लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। यही नहीं, राहुल ने इशारों में अडानी अंबानी का नाम लिए बिना ही कहा कि सरकार ने किसानों मजदूरों का पैसा हम दो हमारे दो की जेब में डाल दिया है। आइए पहले आपको बताते हैं कि लोकसभा में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और उनके भाषण के दौरान क्या कुछ हुआ। फिर आपको हम सुनाएंगे राहुल गांधी का वो भाषण। 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए सदन में 2 मिनट का मौन रखा, लेकिन इस दौरान शोर होता रहा। राहुल के साथ विपक्षी सांसदों ने मौन रखा। स्पीकर ओम बिरला भी बीच बीच में सत्ता पक्ष के सांसदों को शांत रहने को कहते रहे। राहुल गांधी ने बजट पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग की थी, सरकार ने यह मांग नहीं मानी। सरकार ने कहा कि सिर्फ बजट और राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा होगी, इसलिए मैं सरकार के फैसले का विरोध करते हुए बजट पर कुछ नहीं बोलूंगा। राहुल ने 10 मिनट के अपने भाषण में पूरे समय किसान और मजदूरों को लेकर बोला। इस दौरान मंत्री लगातार उन्हें बजट पर बोलने के लिए कह रहे थे। राहुल ने कहा कि वह बजट पर बोलेंगे और उससे पहले आधार तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वह लगातार किसान आंदोलन, कोरोना के दौरान मजदूरों के हालात पर बोले। राहुल गांधी ने कहा, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष की बात की थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर कृषि कानून के कंटेंट और इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा प्रधानमंत्री जी को खुश करें और 3 कृषि कानूनों के कंटेंट और इंटेंट की बात करें। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष के सांसद हंगामा करते रहे कि आप बजट पर बोलिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा, किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है।
आप उनका सम्मान करें। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि पहले कृषि कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि अगर देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कानून की कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का की बात करें। हाँ, बजट पे बोलेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नो, आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम 2, हमारे 2। ये किसकी सरकार है? हम 2, हमारे 2 की। माननीय सदस्य इधर तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य आप आसन कि हमारे 2 मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। यह है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। ये नई चीज नहीं है। ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है। ये पहला नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम 2 हमारे 2 के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी। आइडिया क्या था? गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम 2 हमारे 2 के जेब में डालो। स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। वहां नहीं रुके, फिर गए जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, और फिर से उन्हीं बेचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण। फिर कोरोना आता है। कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज। मगर टैक्स माफ जरूर होगा, माननीय सदस्य जरूर होगा। माननीय सदस्य 5-10 उद्योगपतियों का टैक्स होगा। माननीय सदस्य प्लीज। तो पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं 4-5-10 लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ, 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ। मगर हुआ क्या? हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा
क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होगी। अलग चर्चा किसान के मुद्दे पे नहीं हो सकती। तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में जमकर सरकार पर हमला किया। चर्चा तो बजट पर होनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने किसानों मजदूरों का जिक्र किया और साथ ही शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का राहुल गांधी ने मौन भी रखा। आपने देखा कि सदन में किस तरह राहुल के भाषण के दौरान हंगामा हुआ। तो तमाम जगहों पर सियासत की बेसात भी बिछ चुकी है और वार पलटवार का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। देखना अहम होगा कि और कौन कौन सी सियासतें बेसात बिछती है और किस तरह से जुबानी जंग आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।